हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो आज हम यहां पर खोटा पुस्तक सोन माटी का चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं। चैप्टर 5 का नाम है अजवायर भौजी के बेंडाइल चेंगा। यदि आपने जेएसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल की, और यदि आपने सोन माटी का जो इसमें टोटल 10 कहानियां हैं, ठीक है, और अगर आपने इसके 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और इसका गद्य भाग का एक और पुस्तक है छाहर खोरठा का, अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। खोटा पुस्तक का नाम है सोन माटी और चैप्टर 5 है अजवायर भौजी के बेंडाइल चेंगा। लेखक कौन है? तो लेखक है कौन? प्रोफेसर विनोद कुमार। ठीक है, प्रोफेसर विनोद कुमार। अगर आपने इनका लेखक परिचय नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में लेखक परिचय भी मिल जाएगा, खोटा लेखक परिचय, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? अजवायर भौजी बेंडाइल चेंगा के प्रोफेसर विनोद कुमार। तो आइए देखते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र। इस कहानी के मुख्य पात्र जो है दोस्तों कौन है? भौजी, यानी कि भाभी। खोटा में भाभी को क्या बोलते हैं? भौजी बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस कहानी का जो टाइटल है उसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अजवायर भौजी मतलब जो भौजी है कैसी है? अजवायर है। अजवायर बोलते हैं मतलब कि जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक ना, बस वो फुर्सत ही फुर्सत है उसके पास, तो उसको क्या बोलते हैं? अजवायर। बेंडाइल मतलब होता है जो बिगड़ा हुआ, ठीक ना, जो चेंगा मतलब हो गया बच्चा हो गया, ठीक है, चेंगा मतलब क्या हो गया? बच्चा हो गया। अब बेंडाइल मतलब जो बिगड़ा हुआ बच्चा, तो मतलब जो अजवायर भौजी है, ठीक है, जो भौजी जिसके पास कोई काम धंधा मतलब कि खाली है एकदम, क्या है, हमेशा खाली रहती है, किसी भी तरह से कोई भी काम करती नहीं है तो व्यस्त रहेगी कहाँ से, तो उसका बिगड़ैल बच्चा के बारे में ये और भौजी के बारे में कहानी है। तो देखिए, मुख्य पात्र इसमें है भौजी है। भौजी का देखिए, भौजी का टोटल कितना बच्चा है? भौजी का अगर हम लोग बच्चा का बात करें तो इनका टोटल 10 बच्चा है, याद रखिएगा, इनका 10 बच्चा है। बेटा की संख्या 8 है। कितना बेटा है? बेटा लोग 8 है। इसमें एक बेटा का जिक्र है कहानी में जिसका नाम है टुकना, और बेटी की संख्या कितना है? 2 है, जिसका एक बेटी का नाम है सुमा और एक का नाम है कुना। ठीक है, तो आइए कहानी में बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेखक के रिश्ते के भाई, यानी कि जो इस कहानी प्रोफेसर विनोद कुमार हैं, वो अपने आप को क्या बताए हैं इस कहानी में? तो जो कहानी में मतलब कि देवर का किरदार इस कहानी में लेखक का है, ठीक है, वो भौजी के देवर लगते हैं, यानी कि जो भौजी है उनके जो हस्बैंड हैं उसके छोटे भाई। तो लेखक के रिश्ते के जो भाई हैं, यानी कि जो लेखक के भाई हैं, वो मैट्रिक पास कर चुके हैं। इस कहानी में जो भौजी है उनके जो हस्बैंड की बात की जा रही है, को मैट्रिक पास हैं और कोर्ट में पेशकार की नौकरी करते हैं। ठीक है, भौजी के जो हस्बैंड है वो मैट्रिक पास हैं और पेशकार की नौकरी करते हैं। उसकी पत्नी, यानी कि जो भौजी है, लेखक बता रहे हैं कि उसकी पत्नी एकदम मूर्ख औरत है। एक एक कर 10 बच्चे पैदा कर दिए हैं पर बच्चों की सही परवरिश की उसे कोई चिंता नहीं है। वो अपने शौक मौज में मस्त रहती है और बच्चों को छुट्टा छोड़ दिया है। देखिए, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जो उनके बड़े भाई हैं वो मैट्रिक पास हैं और पेशकार की नौकरी करते हैं कोर्ट में, यानी कचहरी में नौकरी करते हैं। और उनकी जो पत्नी है वो एकदम मूर्ख औरत है, एकदम ठेपा मार है, कैसी पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम ठेपा मार है, ठेपा मार। ठीक है दोस्तों, जो एकदम लिखना पढ़ना नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं? ठेपा मार, अंगूठा छाप। तो उनकी जो पत्नी है, यानी कि जो उनकी भाभी है भौजी, ठीक ना, उनके बड़े भैया की वाइफ, यानी लेखक की भौजी, वो क्या है, 10 बच्चे को पैदा कर दी है, खुद पढ़ी लिखी नहीं है, ठेपा मार है। उसको अपने बच्चों की सही परवरिश की, ठीक ना, उसे कोई चिंता नहीं, वो अपने शौक मौज में मस्त रहती है और बच्चों को छूटा छोड़ दिया है। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो भौजी है उसको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं, बस वो अपने सजने संवरने में क्या रहती है? मशगूल रहती है। घर में भौजी का राज चलता है। देखिए आगे जो है वो लेखक बताते हैं कि घर में किसका राज चलता है? भौजी का राज चलता है। दादा भौजी के पास दबरल सियार है, मतलब कि भौजी जब घर में क्या है, उसी का ठाट बाट है, जो भौजी बोलेगी दादा वैसे ही करेंगे। और भौजी बोलने लगती है तो दादा एकदम दबरल सियार, दादा वो अपने बड़े भाई को बता रहे हैं, ठीक है, लेखक जो अपने बड़े भाई को दादा के नाम से संबोधित कर रहे हैं
कि दादा जो है वो भौजी के पास दबरल सियार है, मतलब चुपचाप दुबक के अपना क्या है अपने वाइफ का बात सुनते रहते हैं। जो बड़े भैया वो कुछ भी नहीं करते हैं भौजी के खिलाफ। भौजी अपने बच्चों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती है, ना बच्चे नहाते धोते हैं, ना खाने पर और ना पहनने पर उनका ध्यान देती है। मतलब अपने बच्चे पर इनको किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है कि बच्चे नहा रहे हैं, भोजन सही से कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ लिख तो एकदम नहीं रहे हैं, एकदम गंदे रहते हैं। उनके देखिएगा तो उनके पैरों में क्या है, पूरा एकदम जो मैल जम जाता है ना, बस वैसा उनके पैरों में गंदगी एकदम बैठ चुका है। माथे में पूरा गंदगी हो चुका है, नहाते धोते नहीं, साफ सुथरा रहते नहीं, गंदे रहते हैं बच्चे। ठीक है, सिर्फ देखिए अब लेखक बोलते हैं कि जो भौजी है वो सिर्फ अपने संवरने में व्यस्त रहती है। मतलब देखिए बच्चों को तो वो देखभाल नहीं करती है सजने संवरने में, अच्छे से खाने पीने रहने में, लेकिन अपने में पूरा वो क्या करती है, अपने में व्यस्त रहती है संवरने में। ठीक है, अपने में संवरने में मस्त रहती है, एकदम खा पी के बोलते हैं कि एकदम सेठाइन के जैसा मोटा गई है। इस कहानी में जिक्र करते हैं वो कि एकदम सेठानी के जैसा क्या हो गया। सेठ सेठानी लोग दोस्तों जो सामान वगैरह बेचते हैं, तो उनकी वाइफ लोग के बारे में वहाँ उस तरह से जिक्र किया गया है, एक उदाहरण देते हुए कि बस अपने संवरने में अपना पे पूरा वो ध्यान देती है भौजी, और व्यस्त रहती है, और अपने खा पी के एकदम मोटा गई है। आज तो वह अपना बेटा को देखिए, लेखक बोलते हैं कि जो भौजी है, मेरी भौजी, वो आज अपना बेटा टुकना को, देखिए उसका बेटा टुकना का जिक्र आया है कि आज वो अपना बेटा टुकना को क्या की है, दिन दोपहरिया लेबदा, लेबदा मतलब होता है दोस्तों डंडा, ठीक ना, क्या होता है, डंडा, डंडा, ठीक है, लेबदा लेकर आम झाड़ने, आम झाड़ने दोस्तों, आम का पेड़ में लोग जाते हैं, आम उम झाड़ते हैं, तो आम झाड़ने के लिए बगीचा में भेज दिया। और जब लेखक घर आ रहे थे तो वह देखे, देखिए दोस्तों लेखक घर आ रहे थे तो वह देखे, मतलब यहाँ पे बात किया गया है बैसाख महीने का, याद रखिएगा, ठीक ना, बैसाख महीने की बात की है। दोस्तों लेखक जो है वो बाहर शहर में रहते हैं, यानी कि जो देवर हैं, भौजी के जो देवर हैं यानी कि लेखक, वो बाहर शहर में रहते हैं। और जब वो बैसाख महीने में घर आते रहते हैं तो उस समय आम का सीजन रहता है, तो वो देखते हैं कि जो उनका भतीजा है, कौन, टुकना, वो आम झाड़ रहा है, उतना दोपहरिया में आम झाड़ रहा है। तो जब वो घर आ रहे थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो वो घर आ रहे थे, शहर से अपने गांव घर आ रहे थे, तो वो देखते हैं रास्ते में जो बगीचा उनको मिलता है, वहां देखते हैं कि टुकना जो है क्या कर रहा है, आम झाड़ रहा है। तो वही लेखक देखते हैं इस बात को। जब लेखक घर आए, जब देखें यहाँ पे लेखक घर आए तो भौजी कहती है, आवा आम के घमौरी और चटनी बनल है। लेखक को देखती है कि मेरा देवर आ गया है, तो भौजी है सो कहती है कि आपका पसंदीदा है, इसको खाइए। भौजी कहती है उनसे कि आम का घमौरी और आम का चटनी बनल है, ये तो आपका पसंदीदा है, इसको खाइए, खाइएगा तो उंगली चाटते रह जाइएगा। तब लेखक देखिए, लेखक को बड़ा अजीब लगता है कि एकदम बाल बच्चा इनका जो है सो दिन दोपहरिया में भेज दिया और हमको बोल रही है कि घमौरी और आम के चटनी बनल है, खाइए। तो वो कहते हैं कि क्या कर रहे हैं भौजी आप। तब वो अपनी लेखक जो है वो अपनी भौजी को कहते हैं कि भौजी क्या कर रहे हैं आप, घमौरी और चटनी खाने के खातिर आप दिन दोपहरिया में टुकना के आम बगीचा भेज दिए हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो। दिन दोपहरिया में भेज दिए हैं दोस्तों, लू लग जाएगा या किसी तरह का बच्चा है कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना सिर्फ खाने पीने के चक्कर में आप अपना छोटा बच्चा पे ध्यान देने के जगह पे आप उसको भेज दिए हैं आम झाड़ने के लिए। तो हम उसको आते टाइम देखे, जब लेखक शहर से अब घर आ रहे थे अपना पढ़ाई पूरा करके, तो देखे थे टुकना आम झाड़ रहा था। यह सुन करके भौजी है सो फिर क्या कहती है, जाती है और टुकना को बगीचा से बुलाकर ले आती है। ठीक ना, बुलाना को खोटा में क्या बोलते हैं, हकाना, याद रखिएगा, हकाना, हकाना बोलते हैं। अब भौजी क्या करती है, उसको बुला के ले आती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है सो क्या बताते हैं लेखक, यानी कि जो इस कहानी में देवर का किरदार निभा रहे हैं। तो लेखक बोलते हैं कि बच्चों के लाए, वो अपनी भौजी के बारे में बताते हैं कि बच्चों के लाए आम मछली, बच्चा लोग था सो क्या करता था, कोई आम झाड़ ले चल रहा है, कोई मछली मार ले चल रहा है। अरे 10 गो बच्चा भी तो था, एक दो गो रहे तो कह लो जाए, 10 10 गो बच्चा था, कोई आम झाड़ रहा है, कोई मछली मार रहा है, कोई बकरी उकरी चरेले चल रहा है, यही सब काम करता था इसका बच्चा लोग। और पढ़ने लिखने पे, नहाए धोने खाने पे, सही समय पे कुछ मतलब ही नहीं था, ना भौजी को कोई मतलब था।
तो वही बोलते हैं कि बच्चों के लाए आम मछली खाकर लेखक की भाभी बड़ी खुश होती है। पढ़ाई के लिए शहर में रह रहा लेखक जब गांव आने पर यह सब देखकर काफी नाराज होता है। होगा ही भाई कि जब देवर लिख रहा है, जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके जो भतीजे हैं वो क्या है, न साफ सुथरा है, न नहा धोआ रहे हैं, न किसी तरह का पढ़ाई लिखाई उनका चल रहा है। दिन दोपहर आम झाड़ ले चल रहे हैं, कोई मछली मार ले चल रहा है। जब वो बैसाख के महीने में घर आता है और जब यह सब देखता है तो वह भाभी को समझाता है। देखिए, वो पढ़ा लिखा था, शहर में पढ़ाई पूरी करके घर आया था, तो वो अपनी भाभी को समझाता है और अपने बड़े दादा को भी समझाता है, यानी कि अपने बड़े भाई को भी समझाता है, यानी कि भौजी के पति को, कि देश दुनिया की बात बताता है, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व से अवगत कराता है। देखिए, वो मतलब कि अपने भाभी को, अपने भैया को समझाते हैं लेखक कि कैसे शिक्षा का महत्व है, कैसे दिन दुनिया आगे बढ़ रहा है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। आप खाली, जो उसके भैया रहते हैं वो खाली कमाने में मशगूल रहते हैं, उनको भी मतलब नहीं रहता है उतना, तो वो भी इसके बातों से क्या होते हैं, सहमत होते हैं कि नहीं, बात ठीक बोल रहा है, शिक्षा का बहुत महत्व है। ठीक है, यही सबसे अवगत कराते रहते हैं। लेखक बोलते हैं, जो इस कहानी में देवर का किरदार निभा रहे हैं, कि गांव के सारे बच्चे, यानी कि सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। देखिए, वो अपने भौजी से कहते हैं और अपने बड़े भाई से, दादा से, कि दादा और भौजी, गांव के तो सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं। गांव के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर भाभी को अपनी गलती का एहसास होता है। देखिए, यहाँ पे भाभी को होना ही था, वो भी देखती भाई कि सही बात है, गांव का एक बर का गाछ, वहां पे स्कूल है, वहां गांव के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ इन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ रहे, इनके बच्चे आम झाड़ ले चल रहे हैं, मछली मार ले चल रहे हैं, जानवर चरेले चल रहे हैं, खाने पीने नहाने कोई शुद्ध है ये नहीं है। माँ को बस घमौरी और चटनी में आम का घमौरी और चटनी से फुर्सते नहीं है। लेखक को भी वही चीज बोल रहे हैं कि खाइए। तो लेखक जो है इन सबको क्या है, शिक्षा का महत्व समझाते हैं दादा को, क्योंकि दादा खुद मैट्रिक पास रहते हैं और काम करते रहते हैं पेशकार का। ठीक ना, वो क्या चीज का काम करते हैं, पेशकार का, कोर्ट में, याद रखिएगा। और लेखक जब गांव आता है अपना पढ़ाई पूरा करके बैसाख के महीने में, तो देखता है कि क्या हालत है उनके भतीजों का, उनकी भाभी का, क्योंकि भाभी तो ठेपा मार रहती है, लेकिन समझाने पे वो समझती है कि उसके लेखक जो है क्या है, शिक्षा के बारे में समझा रहे हैं कि शिक्षा कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो लेखक के पास आकर जब वो समझाती है तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है, भाभी को। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यही हुई इस कहानी में, कि लेखक की जो भाभी है ठेपा मार तो रहती है, इतने दिनों से वो बच्चों के साथ ऐसा ही कर रही थी, उनके पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब लेखक इतना समझाते हैं तो उनको भी एहसास होता है, और वो लेखक के पास आकर बड़े प्रेम से कहती है, ए बाबू, पढ़ा पढ़ा लिखा के आरो बात हो। मैंने कहती है कि जो पढ़ा लिखा है उसका तो एक अलग ही बात होता है। बस इतना ही कह पाती है वो, बतिया पाती है लेखक को, मतलब कह पाती है और फिर रोने लगती है। ईश्वर लेखक से बच्चों को क्या कहती, यहाँ पे दोस्तों, बतियाने लगती है। ईश्वर लेखक से बच्चों को स्कूल में नाम लिखाने के लिए, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे होगा भौजी। ठीक ना, अब फिर भौजी जो है वो अपने क्या करती है, बच्चों को बोलती है कि इन लोगों को स्कूल में नाम लिखा दीजिए। फिर जो लेखक है लिखाने के लिए कहती है, तो लेखक इन बच्चों का नाम स्कूल में लिखा देती हैं। जो उसकी दो बेटी थी, सुमा और कुना, उनका सिलाई बिनाई सेंटर में नाम लिखा दिया जाता है। तो इस तरह से कहानी का द एंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गया होगा। आप याद रखिएगा कि मुख्य किरदार भौजी हैं, उनका कितना बच्चा है, टुकना बेटा है, दो बेटी है, सुमा और कुना। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कहानी आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कहानी आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।